बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब काशिफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं और ज़ाहिर है वही जो हार्टेस्ट टॉपिक है वही हम किस पे बोल सकते हैं। इतना हार्टेस्ट टॉपिक होने के बावजूद इतने यानी कि ये एक हार्टेस्ट ही है, एक बड़ी मुतनाज़ा सी सूरत हाल बन गई है, बड़ी अनफॉर्चुनेट सी एक सितम ज़रीफ़ी है। और आपको पता है कि बाहर भी इधर उधर भी लोग बैठ के मजाक उड़ा रहे हैं और एक ऐसे इदारे का मजाक जो हमारे दिफा का ज़ामिन है और उस मजाक के उड़वाने में कोई और शामिल नहीं है बल्कि हुकूमत वक्त शामिल है। वही इदारा जो उसके तहफ़्फ़ुज़ का की ज़मानत सबसे ज़्यादा उस पर है, सबसे ज़्यादा उस पर उसके तहफ़्फ़ुज़ का फ़र्ज़ है, वही उनका मजाक उड़ा रहे हैं। और मौलाना साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया टॉक की थी, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था कि जितना मुतनाज़ा या जितना नुकसान इन्होंने पहुंचाया इतना तो पाक फ़ौज को या उस इदारे के वक़ार को मोदी ने भी नुकसान नहीं पहुंचाया। काशिफ भाई आप क्या कहेंगे इस पर? जी ज़फ़र साहब, वाक़यान इस वक्त एक बड़ी ही बेयकीनी की कैफियत है और पूरी कौम इस चीज़ की मुंतज़िर है कि नोटिफिकेशन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कब रिलीज़ किया जाता है। और कल जैसा कि आपको मालूम है कि ख़बर आई थी कि वज़ारत दिफ़ा की तरफ से बाकायदा तौर पर समरी जो है वो पीएम ऑफिस को जो है वो भेजी गई है और उसमें 3 नाम है और वो हुकूमती ज़राए से चलती जी हुकूमती ज़राए से चलती रही ख़बर। और उसमें 3 नाम थे जिसमें जो GHQ की तरफ से पहले अनाउंस किए गए थे लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम, उनका नाम भी था। इस तरह एक लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली थे, लेफ्टिनेंट जनरल साकिब, ये 3 नाम और साकिब महमूद मलिक साकिब महमूद मलिक साहब, ये 3 नाम आए और सब न्यूज़ चैनल्स ने इसको चलाया और थोड़ी सी सिचुएशन ऐसे लगी कि कोई इसका एक दरमियाना एक मुनासिब कोई हल की तरफ हम जा रहे हैं। बिल्कुल। और फिर उसके बाद फिर कुछ ऐसी खबरें चली कि उसकी तरदीद आ गई कि ऐसे कोई जो है समरी नहीं भेजी गई वज़ारत दिफ़ा की तरफ। ज़ाहिर बात है वज़ारत दिफ़ा की तरफ से जब होती है तो बुनियादी तौर पर वो GHQ भेजता है क्योंकि वज़ारत दिफ़ा के अंडर है, तो वो वाया GHQ जो है वाया आपकी वज़ीर दिफ़ा कहीं नज़र नहीं आए। हाँ, ये तो इस पर बात करते हैं सर। ये तो एक बड़ी दिलचस्प बात है कि वो सारे मामलात में हमारे वज़ीर दिफ़ा ने, बल्कि मैं तो ये कहूँगा उन्होंने खामोश रहकर एक बड़ा आलमी रिकॉर्ड कायम किया है, जिसके और इसके किरदार के लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा कि एक हमारे वज़ीर दिफ़ा भी हुआ करते थे जो ऐसे मामलात पर खामोश रहकर कौम के लिए अजीम किरदार अदा किया। सर वो वज़ीर कानून भी जी हर मामले पर वज़ीर आज़म को पुठा सीधा मशवरा देने के लिए पहुंच जाते हैं, तो ज़ाहिर बात है इस मामले पे नहीं, यहाँ पर उनका अपना वो ज़ाहिर बात है इंटरेस्ट और क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है कि वो किस तरफ हो। अगर वो एक तरफ होते हैं तो फिर दूसरी तरफ नाराज़गी का खतरा वो मोल नहीं। तो कल से जो सिचुएशन थी फिर आज एक्सपेक्टेड ये है कि आज मुमकिन तौर पर नोटिफिकेशन सामने आएगा। अब सवाल ये है कि उसमें क्या होने क्या जा रहा है। जी हाँ, क्या उस पहली जो ऐलान किया गया था लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब का, बताया तो ये गया कि वादा तो यही किया गया जी था उस मीटिंग में बाजवा बिल्कुल। अब अगर आप इनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फवाद चौधरी साहब की, उसकी तरफ जाएं तो उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने ये कहा था कि एक ऐसा हल निकाला गया, दोनों जब 1.5-2 घंटे की मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के दरमियान, तो उन्होंने ये कहा था कि ऐसा हल निकाला गया है कि जिससे जो आपकी आर्म फोर्सेज हैं उनका वकार भी मजरू नहीं होगा और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो वकार है तो वो भी मजरू नहीं होगा। और दरमियान रास्ता पहली दफा पता चला इस गवर्नमेंट से कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का भी वकार है। जी जी, ये तो पहले वाले कहते थे कि जी वाकई इस ऑफिस का वकार है, बिल्कुल बड़ा मजाक उड़ाया जाता था। अच्छा, अब उसमें अगर उस बयान को सामने रखें तो फिर उसमें तो यही नज़र आ रहा है कि एक ऐसी ही समरी जो है वो भेजी जाएगी वज़ारत दिफ़ा के अंडर, उसके ज़रिए से वो पीएम ऑफिस जाएगी और पीएम जो है उसी तैनाती को, यानी लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम की जो तैनाती पहले से ही जिसके GHQ ऐलान कर चुका था और उसी को इंडोर्स करते हुए उसी पर ही वो इत्तेफाक करेंगे और वो उसी को ही, यानी लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम को ही DGISI तैनात किया जाएगा। एक इम्कान तो ये है। अगर ये होता है तो फिर इसमें यही होगा कि पीएम ऑफिस का वकार भी और GHQ, ये एक विन विन सिचुएशन पर वो प्रोसेस ये ज़फ़र साहब ये विन विन फॉर ऑल होगा, यानी दोनों की तरफ। फवाद चौधरी साहब ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद
एक ट्वीट भी किया, आपको याद है, कल 10:30 बजे के ठीक है, वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। उन्होंने कहा जी मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है, ठीक है ना। अब वो जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, पता नहीं वो प्रोसेस शुरू हो चुका है, 24 घंटे गुजर गए हैं। उस प्रोसेस पे इतना ही करना था कि वहाँ से समरी या वो नाम तो 3 आए थे ना, 2-3 लाइनों की समरी बनानी थी जनाब, टाइपिस्ट ने टाइप करनी थी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने साइन करने थे, और अल्टीमेटली अगर साइन सदर साहब ने भी करने थे तो मेरा ख्याल है सारे प्रोसेस पे चंद घंटे लगने थे, बिल्कुल, ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन फिर वो मेरी इतलात के मुताबिक वो फिर ज़रा अटक गई, लटक गई, और फिर जनाब उस मुशावरत के बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक और खैर से इजलास बुला लिया काबीना का, और तो और इनके अपने हारून रशीद साहब ने भी कहा कि भाई उस मुलाकात के बाद काबीना का इजलास बुलाने का क्या तुक था, क्या तुक बनता था, ठीक है ना। तो सीधा सीधा उन्होंने कहा ये टकराव है, और ये टकराव का मुतहम्मिल पाकिस्तान नहीं हो सकता, सिविल मिलिट्री टकराव का। और जनाब बात ये है कि काबीना के अंदर की खबरें भी अब आपको पता है कि बाहर आई हैं, और लोगों ने कहा है कि सर आप इसको अना का मसला न बनाएं, तो खान साहब ने उनको झाड़ पिला दी, जिसने कहा। और सर थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ, फिर उसके बाद कुछ ने कहा कि जी खान साहब तुसी डट जाओ, कुछ तो ये पुठे मशवरे देने वाले भी हैं ना। कुछ ने ये भी कहा था, मैंने अपनी एक वीडियो में भी बताया था इससे पहले, कि जनाब उन्होंने कहा कि आप असम्बली तोड़ दें। अब आमिर डोगर साहब ने बाहर आके जनाब नदीम मलिक साहब के शो में वो किया, तो उनसे उन्होंने एक्सप्लेनेशन मांग ली कि आपने किया तो किया क्यों है, और फिर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि पता नहीं उनको कहाँ से पता चला, और इस तरह की बातें की उन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही है कि मतलब वो गवर्नमेंट फिर अपनी जो उनके इंटरनल जो एक मौक़िफ़ नहीं है, मतलब आमिर डोगर के हवाले से उन्होंने आकर बिल्कुल बाहर वो सारी बातें कह दी। उन सबसे जो ख़तरनाक बात उन्होंने ये कही, जो कि खुद हुकूमत के लिए एक बॉम्ब शेल थी, कि भाई प्राइम मिनिस्टर खुद चाहते थे कि फैज़ हमीद साहब जो है अगले 5-6 माह कंटिन्यू करें, तो ये खुद मतलब एक इदारे को मुतनाज़ करने के मुतरादिफ है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा है कि भाई अगर GHQ का ऑनर और आर्म फोर्सेस का कोई इज़्ज़त और वक़ार है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का भी इज़्ज़त और वक़ार है। तो सिचुएशन फिर जो है वो ज़ाहिर बात है, उसके बाद फिर गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट होगी, और फिर गवर्नमेंट ने उस बयान की बुनियाद पर आमिर डोगर से जो है वो जवाब तलब कर लिया। उनसे पूछा जा रहा है, और फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि पता नहीं उनको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है, जबकि वो खुद चीफ विप हैं और एडवाइजर भी रहे हैं, अभी भी हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो भी बड़े क्लोज हैं। तो मेरे ख्याल में काबीना में बैठे हैं, वो अपने इस पर अपने ताई तो जफर साहब वो बयान नहीं दे सकते ना, उन्होंने भी तो किसी के कहने पे बिल्कुल ये तो गवर्नमेंट बेसिकली खान साहब भी मसलन ये उन्होंने भी एक मैसेज कन्वे किया कि भाई अच्छा तो जफर साहब अब इम्कान ये भी है, ये बात एक इम्कान तो वो था जो हमने डिस्कस किया कि फवाद चौधरी के मुताबिक जो सारी चीज़ें बिल्कुल एक जो एक्सपेक्टेड सिनारियो और एक अच्छे तरीके से एमिकेबली सॉल्व हो जाती है। लेकिन दूसरा इम्कान ये भी मौजूद है कि क्योंकि प्रोगेटिव तो बहरहाल प्राइम मिनिस्टर का है, बाय द बुक अगर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आप जाएं तो उसमें ये इम्कान है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी भी दूसरे इसको कैंडिडेट को वो मुंतखब कर सकते हैं और उनके नाम पर उनकी जो है वो समरी जारी की जा सकती है। अच्छा, तो है, लेकिन अब इस पर भी ये भी चीज़ें बहस तलब हैं, और ये चीज़ें भी कि भाई पाकिस्तान में एक ऐसी सूरत हाल कि आपको पता है जब ये आर्मी चीफ का ये इशू आया एक्सटेंशन वाला, उस वक्त हमें पता चला भाई इस बारे में तो कोई आइन कानून मौजूद ही नहीं है। Exactly. अब इसी तरह से हमने ये पूछा, जब मैंने पहले पूछा बहुत सारे बंदों से, उन्होंने कहा कि जनाब ये तो प्रेरोगेटिव या ये डिस्क्रिशन जो है ना प्राइम मिनिस्टर की है, लेकिन फिर उसके बाद हमें पता चला कि नहीं, खुद नजम सेठी साहब ने भी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जी मैंने अपने टॉप लॉयर से ये बात जब की तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और आइन और कानून में कुछ नहीं लिखा हुआ, ऐसा कोई मसला नहीं। जफर साहब मैं आपको इस पर वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, प्रेरोगेटिव प्राइम मिनिस्टर का है, लेकिन वो जो चीज कह रहे हैं ना वो ये है कि कानून इस पर खामोश है कि इसका प्रोसीजर क्या होगा, और ये वाकई बड़ा इशू है। ये पाकिस्तान का इशू ये है कि ना तैनाती जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, खुसूसन जो आपकी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, एक तो उसकी तैनाती के हवाले से सिर्फ इतना मोटा मोटा बताया गया कि ये प्राइम मिनिस्टर का अख्तियार है, लेकिन जो उस पर प्रैक्टिस है और जो एक अरसे से हो रही है वो ये है कि वहां से जब नाम आते हैं GHQ की तरफ से तो
तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो प्राइम मिनिस्टर उसी को ही इंडोर्स कर देते हैं। अच्छा, दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, इसके अलावा जो सबसे ट्रेडिशनल जो रिवायत चली आ रही है, रिवायत के मुताबिक, अच्छा लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो प्रेरोगेटिव तो प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन इशू ये है कि ना सिर्फ तैनाती का उसमें आइन में नहीं बताया गया, बल्कि ओवरऑल जो इंटेलिजेंस एजेंसीज का किरदार है उसके वाले से कोई लॉ नहीं है। उनके वाले से कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, उनके वाले से कोई अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस नहीं है, इस पे बिल्कुल खामोश है। और इस पे आपने देखा कभी कोई कानून बनाने की कोशिश भी नहीं की, लिहाजा आप किसी से कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। इवन जो मुंतखब अरकान पार्लियामेंट है वो किसी वाले से आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी से कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये बड़ा इशू है जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अच्छा, अब जो दूसरा सिनेरियो हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर खुदा न खास्ता उस तरह से हो जाता है कि अगर तो प्राइम मिनिस्टर उसी तरह जो एमिकेबली हो जाता है और सारी चीजें तयशुदा हैं, उसके मुताबिक अगर ये स्क्रिप्ट के मुताबिक चलते हैं तो फिर तो कोई टकराव की सिचुएशन नहीं होगी। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि प्राइम मिनिस्टर अपने किसी और चॉइस की तरफ चले जाते हैं और उसको वो तैनात कर देते हैं, तो उस सूरत में वाकई प्रॉब्लम होगा। देखिए माजी में अगर आप देखें जब बेनज़ीर ने लेफ्टिनेंट जनरल शम्सुर रहमान कल्लू को जो रिटायर्ड थे उनको तैनात किया था, तो तारीख ये बताती है कि फिर भी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो चीज़ें अचीव नहीं कर सकी थी। मसला ये था कि जो उस वक्त अहम GHQ की फाइलें थी, कश्मीर और अफगानिस्तान की जो पता ही नहीं होता था, अफगानिस्तान और कश्मीर की जो फाइलें थी वो डायरेक्ट GHQ के अंडर चली गई थी और खुद शम्सुर रहमान कल्लू को पता नहीं होता था कि सही बात है, उनको इनकी मीटिंग्स में भी नहीं बुलाया जाता था कोर कमांडर्स की। तो उस सूरत में अगर प्राइम मिनिस्टर फिर अपना प्रेरोगेटिव यूज करते हुए किसी को मुंतखब करते हैं, उसको तैनात करते हैं, तो फिर एक बड़ी टकराव की सिचुएशन होगी और बड़ी ही फिर पाकिस्तान में प्रॉब्लम होगा। है ना काशिफ साहब, मैं आपको बताऊं कि अगर उसकी वजह ये है कि आप ये देखें कि उस वक्त अगर ये ISPR के जरिए अनाउंस ना हो चुका होता फिर तो एक और बात है ना जी, फिर तो आप चुपके कोई कर लेते, आपस में मीटिंग्स करते वगैरह, ये वो पहले 2 दिन ये सारा कुछ सोशल मीडिया पे चलता रहा, हमने भी वीडियोस की, ये नाम भी आ गए जनाब ये। अच्छा, सेम उसी तरह जो सोशल मीडिया पे चला वही नाम अनाउंस कर दिए गया ISPR, और मेरी इतला के मुताबिक ISPR ने अनाउंस ऐसे नहीं किए, सिर्फ आर्मी चीफ के आर्डर पर उन्होंने अनाउंस नहीं किए, बल्कि ये कोर कमांडर्स का फैसला है, ये एक मुतफिका फैसला है, ये एक इंस्टीट्यूशन का फैसला है। ISPR जैसे अफवाज पाकिस्तान का तर्जुमान है, इसी तरीके से ये एक मुतफिका फैसला था कि उन्होंने मुतफिका फैसले की बुनियाद पर वो पोस्टिंग ट्रांसफर्स वगैरह और सारा कुछ की। और दूसरी इतला ये है कि फिर उसके बाद ये हुआ कि खान साहब किसी से उनकी मीटिंग हो जाती है, हो सकता है उन्हीं से ही मीटिंग हो कि जो खुद बराह रास्त जिनका मफाद इन्वॉल्व है, जो स्टेक होल्डर हैं, कुछ इस तरह से लोगों ने बताया मुझे, तो उनसे मीटिंग हो जाती है और उस मीटिंग के 10 मिनट बाद वो फिर जो है ना अपने पिछली बात पे, पिछले बयान से मुकर जाते हैं और फिर वो एक नया फड्डा खड़ा कर देते हैं और एक नया यू टर्न आ जाता है, फिर उसको सुलझाते हैं। तो फिर उसके मतलब अब आप देखें कि पहले एक दफ़ा आया, उन्होंने कहा नहीं जी ये वकार के ख़िलाफ़ है, फिर उसके बाद वो मीटिंग हुई चीफ साहब की, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जनरल बाजवा साहब की, रात गए मीटिंग हुई तो उसको 11:30 से ऑनवर्ड, और फिर उसके बाद जो है ना वो मीटिंग जो है ना जब वो ख़त्म हुई तो फिर हमें पता चला बड़ा खुशगवार सारा कुछ हो गया है। फिर सुबह जनाब फिर समरी आ गई, फिर वो सारा कुछ, फिर समरी, फिर उसके बाद नाम आ गए, नाम के बाद बताया कि बस जी अभी आई है, कल आई है, बस अभी चंद घंटों में वो इसी तरह से तासुर दिया गया। फिर कहते हैं कि फिर कहीं वहाँ से रब्ता हुआ तो फिर आपस में हुआ, तो ये मामला ये है कि लोग बता रहे हैं कि फिर वो स्टेक होल्डर से जो है ना उनका होता है रब्ता और फिर उसके बाद गड़बड़ हो जाता है। असल में जो इशू है ना, मेरी भी जो अंदर की जो इतलात और ख़बरें हैं ना, जो कुछ हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, इशू जो है वो DGSI की तैनाती से नहीं है, फ़र्द वाहिद से नहीं है। असल में जो खान साहब जिस चीज़ पे रिएक्ट कर रहे हैं ना वो कोई और है। आपको पता है कि जब इस तरह की गवर्नमेंट्स जो लाई जाती हैं, जिनके पीछे किसी की पुष्ट बनाई होती है, उससे जब उसका बैकर जब पीछे हटने लगता है, ठीक है, जब उसका पुष्पना वो पीछे हटने लगता है तो फिर वो हुकूमतें कमज़ोर होती हैं। और ये भी एक पाकिस्तान की तारीख रही है कि इस तरह की गवर्नमेंट जो लाई जाती हैं, जब वो पिट जाती हैं, जब वो बदनाम हो जाती हैं, जब वो अवामी तौर पर बदनाम हो जाती हैं, तो उनको लाने वाले पीछे हट जाते हैं, ला तलब की इख्तियार करते हैं ताकि अब वो ख़राब ना हो। सही बात। अब इनको खान साहब की जिनकी सपोर्ट थी, उन्होंने इस वक्त अपनी सपोर्ट जो है वो विड्रा करना शुरू कर दी है, बल्कि कर दी है, उन्होंने ऐलान कर दिया।
बिल्कुल। ये जो तैनातियां थी ये बेसिकली उसी चीज का मजहर थी, हाँ, बिल्कुल उसी चीज ऐसे की ही। मैनिफेस्टेशन मेरा थी। ख्याल है खान साहब जितना जल्दी जी। कर लें वो बेहतर होगा, अदरवाइज तो तमाशा बनता रहेगा। अब खान साहब को ये पता चल गया है कि जो मुझे लाए थे अब उन्होंने अपनी सपोर्ट जो है वो विड्रॉ कर लिया। सही बात। खान साहब उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। हाँ, और उस बिल्कुल। रिएक्शन में खान साहब बिल्कुल। ये दिखा रहे हैं कि अगर आप मुझे मेरी सपोर्ट नहीं करें तो फिर मैं भी प्राइम मिनिस्टर हूं। हाँ, फिर सही मेरा बात। भी ये प्रोगेटिव है, फिर बिल्कुल मैं भी आपको जो है ना वो। तो इस वजह से जो एक पेज था ना वो जो हम पिछले अरसे से सुनते आ रहे हैं सेम वो पेज। अब सेम पेज जो है वो फट वो चुका है। सेम पेज वो बन सेम चुका पेज। है। हाँ, अच्छा, दूसरा बिल्कुल। ये है कि जो असल पाकिस्तान में अब ये हुआ है वो मैं थोड़ा सा अगर आप इजाजत दें तो उसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि वो असल में हुआ ये है कि जो आपने पिछले 3 साल में जो हाइब्रिड गवर्नमेंट का एक्सपेरिमेंट किया है वो फेल पाकिस्तान होगी। में नाकाम हुआ वो है। फेल होगी। अब उस नाकाम होने के साथ साथ आपकी मईशत को धचका लगा है। सही बात। उस नाकाम होने के साथ साथ आपकी जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको धचका लगा है, पूरे पार्लिमानी निजाम पूरे को लगा पार्लिमानी है। निजाम। अब जब आपको इससे आगे मैं आपको बताता चलूं आपके व्यूअर्स को भी कि आपके ऊपर एक बहुत टफ टाइम आने वाला है मुआशी हिसाब से। आपके हाँ जो है बेरोजगारी और आपकी ये जो मुआशी प्रॉब्लम्स हैं ये बढ़ने जा रहे हैं। आपकी महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मुमकिन तौर पर $100 पर बैरल जब तेल की कीमतें बाहर जाएंगी इंटरनेशनल मार्केट में तो उसका इम्पैक्ट आएगा। सुन रहे हैं कि फिर बढ़ रहा है। IMF ने आपको कह दिया कि आपने फलां टैक्सेस बढ़ाने हैं, बिजली की कीमतें बढ़ानी है, सबसे। अब ये सर जो ब्लो बैक आ रहा है ना अब इसको कोई जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, तो बैकर्स भी पीछे हट रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अब ये मुद्दा जो है ना हमारे सर ना हो। जबकि असल जो प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ हुआ है कि वो हाइब्रिड का जो आपने फार्मूला यहाँ पे ट्राई किया है कि जिसमें आपने दोनों स्टेक होल्डर्स को आपने एक सियासी और जो दिफाई एक उसका इम्तिजाज करके एक सिस्टम बनाया है वो फेल हो गया। आपका एक और एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है। आपने सीधी सी बात है आसान लफ्जों में जो नॉन इलेक्टेड लोगों को, अनइलेक्टेड लोगों को, बिल्कुल जो आपने मुंतखब लोगों को नहीं, जो इलेक्टेड को नहीं, सिलेक्टेड लोगों को सामने लाया। ये मैं उस टर्म में नहीं कह रहा जिस टर्म में अपोजिशन कह रही है। मुशीरों को कोई शहबाज गिल आ गए तो कोई शहजाद अकबर आ गए तो कोई शौकत तरीन आ गए तो कोई शेख हफीज आ गए तो कोई कौन है। तो इस तरह के लोग जब सामने आए और इलेक्टेड लोगों से काम नहीं लिया गया और उन सिलेक्टेड से लिया गया, बाहर से चुनने। अब पिछले 3 सालों में 1 दर्जन के लगभग मुआविनीन खसूसी खैर से, बिल्कुल ठीक है ना। और वहाँ पे इतना बड़ा सूबा पंजाब जिसमें आपने फिर वहाँ वसीम अकरम प्लस को बिठा दिया, वहाँ भी वो बिल्कुल सारा कुछ गर्क हो गया। आप ये देख लें। तो जनाब ये आज का ये हमारा वीलॉग था और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ भाई, आपकी बहुत बहुत नवाजिश।